Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी केस की, लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा कैरेक्टर निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है शुभम लोनकर। कौन है आखिर शुभम लोनकर? इसके बारे में क्राइम तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब पुलिस इसमें दो किरदारों को ढूंढ रही है, पहला जीशान अख्तर को और दूसरा शुभम लोनकर को। शुभम लोनकर के बारे में एक विस्फोटक जानकारी लेकर आए हैं प्रवेश पांडे। मुंबई से कई रिपोर्टर से प्रवेश ने बात की है और सबसे बड़ी बात, सलमान खान फायरिंग केस में भी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था और कहीं ना कहीं शुभम लोनकर जुड़ा है बालकरण से। कौन बालकरण? बालकरण मतलब लॉरेंस बिश्नोई से। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा चिराग जी। लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि जुड़ा कैसे। हम क्राइम तक का आज ये एक्सक्लूसिव एपिसोड है जिसपे हम बताने वाले हैं कि जो मास्टरमाइंड है लोनकर, वो जुड़ा कैसे। इसके लिए हमें बहुत फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2018-19 की बात है। 2017 में ये गांव एक अकोला में, अकोट जगह का गांव में एक नॉर्मल रहने वाला लड़का जो सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज की भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहा था, लाइब्रेरी लगाया था, एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस कर रहा था और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। इन सब चीज़ों में होने के बाद उसे लग रहा था कि उसका जॉब लगने के लिए उसे कहीं अच्छी जगह जाना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब देखिए, एक लड़का जो बनना चाहता है अच्छा ऑफिसर, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, वो भी किस डिपार्टमेंट में, आर्मी में जाना चाहता है, वो चला जाता है मुंबई से, महाराष्ट्र से सीधा हरियाणा में कहाँ? पानीपत में जाता है। वहाँ ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वहाँ जो आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रिपरेशन कराते हैं पढ़ाई में, पुलिस भर्ती और ये सब चीज़ों की। वो वहाँ चला जाता है और वहाँ रहना शुरू कर देता है और वहाँ एक इंस्टीट्यूट लगा लेता है जहाँ वो उसकी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। साल 2018 की शुरुआत में वो वहाँ अच्छे से पढ़ाई करता है, उसके बहुत सारे वहाँ दोस्त बनते हैं। ये पहला अटैम्प्ट देता है। पहला अटैम्प्ट जैसे ही देता है, पहला अटैम्प्ट देने के बाद इसका क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम। फिर ये दूसरा अटैम्प्ट देता है साल 2018 के अंत में एक दूसरा एग्ज़ाम देता है। पहले पुलिस भर्ती देता है, फिर आर्मी की भर्ती के लिए देता है, उसमें भी ये क्लियर नहीं कर पाता। फिर एक तीसरा अटैम्प्ट देता है, उसमें भी ये क्लियर नहीं कर पाता। फिर ये निराश हो जाता है और ये कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है और एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ जाता है जहाँ से इसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये उस टाइम पे एक ग्रुप से जुड़ता है। उस ग्रुप का नाम था भगत सिंह आर्मी। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसका एक्टिव ग्रुप था, उसमें जुड़ता है। बता दूं दोस्तों, भगत सिंह की टी शर्ट पहन के रहता है बालकरण उर्फ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम है बालकरण। उसका नाम क्यों बालकरण पड़ा? दरअसल उसके माता पिता ने रखा, लेकिन बाद में उसका नाम लॉरेंस पड़ गया। ये कहानी जो है ये शुभम लोनकर की उसके ग्रुप से जुड़ने की है। ये भी आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है और उसके मन में क्या चलता है, किस तरह की विचारधारा है। लेकिन जब ये शुभम जुड़ गया उस ग्रुप से, फिर क्या हुआ बताता हूँ। फिर जब ये शुभम लोनकर उस ग्रुप से जुड़ा तो उस ग्रुप में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो कि गैंगस्टर या ये सब रिलेटेड थे। उसमें बात होती थी देशभक्ति, ठीक है, देश के विरोध जो काम करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसी सब बातें होती थी और ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में रंग गया था। अब इसे लग रहा था मेरी पुलिस भर्ती तो निकलेगी नहीं, आर्मी भर्ती निकलेगी नहीं। इसने उस ग्रुप के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना किया। फिर इसे पता चला एट लास्ट में कि लॉरेंस का ग्रुप है और लॉरेंस के लोग हैं। तो ये लॉरेंस के साथ जुड़ने लगा और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बात डाली जा रही थी कि लॉरेंस देश के लिए काम करता है, देश के प्रति काम करता है। इसके दिमाग में इतनी बात डाल दी जाती है कि ये जब महाराष्ट्र आता है तो बहुत सारे हिंदू संगठन के साथ मिल जाता है। हिंदू संगठन के साथ मिल छोटी मोटी एक्टिविटीज़, कुछ प्रोग्राम ये सब करना शुरू कर देता है। इसका भाई चला जाता है पुणे, वहाँ डिग्री डालता है प्रवीण लोनकर, वो भी एक हिंदू नेता है वहाँ का, उनके साथ जुड़ जाता है। अब जुड़ जाता है तो इसको छोटे मोटे काम आने शुरू हो जाते हैं कि खर्चा पानी भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, जॉब है नहीं, सिर्फ संगठन का नाम लेके तो आगे नहीं चल सकते। तो लॉरेंस ग्रुप इसे छोटा मोटा काम देता था। तो इसे ऐसे बहुत सारे काम मिलते थे वेपन्स पहुंचाने के लिए, वेपन्स देने के लिए। तो इसे लगता है स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल काम है, कहीं ये पहुंचा रहा है। फिर ये बड़े कामों में आ जाता है। फिर इसको पुलिस पकड़ती है जनवरी में, पहली बार पकड़ती है, जिसमें तीन गन मिलते हैं इसके पास से और जिंदा कारतूस मिलते हैं 27 जिंदा कारतूस और 3 गन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, सब कुछ करती, कोर्ट में प्रोड्यूस करती। कुछ दिन बाद इसे बेल मिल जाती है। कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि तुम्हें रेगुलरली पुलिस स्टेशन जाके हर हफ्ते अपनी हाजिरी लगानी है। सलमान खान से कैसे जुड़ा जो हर कोई जानना चाहता है। अब इसके बाद सलमान खान के घर पे हवाई फायरिंग होती है जो उनके घर पे बाहर लोग करते हैं। तो जो प्राइम अक्यूज्ड हैं
थापा जो था जेल में जिसने सुसाइड कर लिया, उसका आरोप है, उसका कनेक्शन था शुभम लोनकर से। मुंबई पुलिस उस टाइम पे शुभम लोनकर को पूछताछ के लिए लाती है। शुभम लोनकर से पूछताछ करती है, 4 दिन बाद शुभम लोनकर को छोड़ देती है, ये कहते हुए कि शुभम लोनकर के पास एविडेंस नहीं है। और आप इतने हैरान हो गए, शुभम लोनकर वहाँ से छूटने के बाद ही बाबा सिद्दीकी की प्लानिंग शुरू कर देता है। यानी अगर मुंबई पुलिस उस वक्त उस पर कड़ी नज़र रखती, पूछताछ तो हुई सलमान खान केस में, लेकिन अगर सलमान खान केस में छोड़ क्यों दिया, सबूत क्यों नहीं मिला? उन्हें शामिल था नहीं था? उन्हें लग रहा था कि ये डायरेक्ट शामिल नहीं है उस केस में और इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाद ही बाबा सिद्दीकी की प्लानिंग हुई। बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ। ये 2000 फिर ये जून महीने से ये गायब हो गया। ये पुलिस हाजिरी लगाना बंद कर दिया इसने अकोला में। अब वहाँ से गायब हो गया तो पुलिस ने इसे ढूंढने की भी मशक्क़त नहीं की। अब आता है जिशान अख्तर की एंट्री। जिशान अख्तर, और इससे पहले आपको पता है वेपन कब आया था? अब जोड़ूंगा। अब जिशान अख्तर जो था वो लोनकर को ऑर्डर कर रहा था। पहले ये चीज़ समझनी होगी, लोनकर किसकी एडवाइस में किसकी बात सुन रहा था? तो वो सुन रहा था जिशान अख्तर, जो कि हरियाणा का रहने वाला है और हरियाणा की जेल में बंद था। वो भी कुछ ही महीने पहले बेल पे बाहर आया था, 7 महीने पहले बेल पे आया था। वो बेल पे बाहर आने के बाद वो एक शूटर अपने साथ लाता है जिसका नाम है गुरमैल। वो शूटर्स को अपने साथ लेके आता है मुंबई में वो लोनकर के साथ बातचीत करता है, डील करता है। फिर उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। उसके बाद वो फ़ोन पे कांटेक्ट पे रहता है। यानी इस पूरे केस की प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला जैसी इसको कहा जाए? बिल्कुल, एकदम डिट्टो। मैं बताता हूँ कैसे। सिद्धू मूसेवाला में क्या किया था इन्होंने, जो गन देने वाला है उसको किसी और स्टेट से बुलाया था, गन लेने वाले को किसी और स्टेट से बुलाया था, जो शूटर्स थे वो किसी और स्टेट्स के थे। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में बताता हूँ। गन लाया योगेश ने राजस्थान से। राजस्थान में लॉरेंस का गैंग काफ़ी फैला हुआ है। राजस्थान से टर्की पिस्टल लेके आई 2, और वो लेके आया उसने मुंबई में डायरेक्ट शूटर्स को नहीं दे दिया, इसने दिया योगेश और नितिन को दिया। लोनकर को क्यों नहीं दिया? लोनकर जो गन ला रहा है उससे डायरेक्ट नहीं मिलना चाह रहा था कि गलती से अगर पकड़ा गया किसी के टिप ऑफ से तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो लोनकर कहीं सामने नहीं आना चाहता था। योगेश राजस्थान से आता है सीधा मुंबई में आता है। वो योगेश और नितिन को गन्स देता है। योगेश देता है नितिन योगेश देता है नितिन और राम को, राम कनौजिया, ये दोनों को गन देता है। अब सवाल उठता है कि राम और नितिन और राम कनौजिया हैं कौन? ये 2 वही लोग हैं। पहले शुभम लोनकर इसको सुपारी देता है कि बाबा सिद्दीकी को तुम्हें मारना है, तुम सुपारी ले लो। लेकिन ये बाबा सिद्दीकी का नाम सुनते ही ये लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आदमी, हम 5 लाख में नहीं मारेंगे, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। डील कैंसिल कर देते हैं। तो शुभम लोनकर बोलता है ठीक है, मैं कोई और शूटर्स इंतजाम कर दूंगा। जिशान की एंट्री, और जिशान तैयार कर लेता है और गुरमैल को। हाँ, जिशान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेरे साथ एक प्रोफेशनल किलर भेज दूंगा, तुम 2 नए बंदे हायर करो। तो इस बात पे वो राज़ी हो जाता है। फिर क्या होता है, अब योगेश और नितिन को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम सुपारी मत लो, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर दो कि मेरे शूटर्स को अपने पास रुका लो 1 दिन के लिए, और तुम उसे गन दे देना। ठीक है। तो ये लोग मुंबई से चले जाते हैं 150-200 किलोमीटर दूर करजत में चले जाते हैं। करजत में शूटर्स भी पहुंचते हैं। शूटर्स को ये लोग गन्स देते हैं। कौन? ये नितिन और राम कनौजिया। योगेश वापस चला जाता है उदयपुर, योगेश इनको दे के गन्स। यहाँ ये 1 दिन रुकते हैं दोनों शूटर्स कौन? ये जो यूपी के 2 शूटर्स यानी धनराज और जो दूसरा शूटर था शिव कुमार, इनको दी जाती है हथियार, और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। यानी शुभम लोनकर, जिशान अख्तर, ये दोनों ऐसे आरोपी हैं जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड। चिराग जी, कितना शॉकिंग है। एक लड़का जो बनना चाहता है अच्छा ऑफिसर, एक लड़का जो आर्मी में जाना चाहता है वो क्रिमिनल बन जाता है थोड़े पैसे के लालच में। पहले वो संगठन के लिए काम करना चाहता था, हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता था, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन उसने देख लिया कि इजी मनी एक्सेस ज़्यादा है क्राइम की तरफ से, तो वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया। और ये भी कहा जाए कि पुलिस उस वक्त अगर बहुत एक्टिव होती तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना। लेकिन सवाल ये उठता है, इंटेलिजेंस फेलियर है चिराग जी, सीधा आप पकड़ के भी छोड़ दे रहे हो। नहीं, लेकिन अगर उसका कोई रोल ही नहीं होगा सलमान खान के केस में तो कैसे पकड़ लेंगे किसी को? पुलिस ने उसको बुलाया, पूछताछ की शुभम लोनकर से, उस समय भी उसका नाम सामने आया, लेकिन सबूत जब पुलिस को पता था ये लॉरेंस ग्रुप के लोगों के लिए काम कर रहा है, पुलिस को पूरा शक था, तो पुलिस ने किसके कहने पे छोड़ा? गांव के लोग बोलते कि गांव में वो सबको बोलता था। शुभम लोनकर अपने गांव में क्या बोलता था पता है? मेरी पहुंच बड़े लोग तक है, मुझे पुलिस जेल में नहीं रख सकती। ये बात वो कहता था। ये बात उसकी सिद्ध हो रही है क्योंकि उसको अकोला पुलिस ने छोड़ दिया। अब कहाँ है शुभम लोनकर? अब पुलिस ढूंढ के दिखाए। ये मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क है, और मुझे पता है मुंबई पुलिस से होने वाला नहीं है कुछ। मुंबई पुलिस नहीं ढूंढ सकती क्योंकि किसी भी केस में देख लो मास्टरमाइंड्स पकड़ाते ही नहीं इनके ग्रुप में। इनके ग्रुप की यही खासियत है, मास्टरमाइंड हमेशा आ गए हैं सामने और वो कह रहे हैं
सलमान खान के फेवर में सलमान खान के फेवर में उन्होंने 2-3 लाइनें भी पढ़ी है, मतलब इनडायरेक्टली कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, और उन्होंने एक स्टेज से एक परफॉर्म भजन भी गायक किया है। हैं, वो कह रहे हैं जी माफी मांग लो, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक और इसमें करणी सेना के एक कैरेक्टर आए हैं जिन्होंने कहा है कि भाई 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा। हाँ, तो खबर छत्री, आपने बनाई। हाँ, छत्री करणी सेना के हैं डॉक्टर, और वो अध्यक्ष हैं। और गोगामड़ी के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, गोगामड़ी से ही उनका नाम बहुत ज़्यादा, यशवंत नाम है, वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था उनका नाम। और उन्होंने कहा है कि 1,11,01,111 रुपए की इनाम राशि है, जो पुलिस वाला उसका एनकाउंटर करेगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसको मैं पैसे दूंगा। एनकाउंटर मतलब क्या होता है, कोई किसी को भी हक नहीं है, और ऐसी सब खुला प्रमोट करना ये भी नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ प्रवेश, एक आदमी 84 मामलों का जिक्र एनआईए की चार्जशीट में, 4 में कन्विक्शन लीड हो गई, पिछले 10 से 15 साल जेल में बंद, और एनआईए की चार्जशीट कहती है वो गैंगस्टर बन गया है। गैंगस्टर ही नहीं है, अब वो मिलिटेंट बन गया है, टेररिस्ट लिखती है, टेररिस्ट मिलिटेंट लिखती है, एक टेररिस्ट, और उसका इतना ज़्यादा एक ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, वो थ्रेट कर रहा है। आज ये केस कहाँ सामने आया था दिल्ली में, जिसमें उसके नाम से तो अब लोग थ्रेट कर रहे हैं, मतलब उसका तो कोई रोल ही नहीं है। देखो क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आरोप है कनाडा के। आपको पता है आजकल क्रिमिनल्स में ट्रेंड क्या चल रहा है? क्रिमिनल्स में ट्रेंड चल रहा है कि कोई एक भी बंदा ऐसा हो जो टॉप लेवल पे लॉरेंस से जुड़ा हो, हम उससे जुड़ जाए, उसके नाम पे पैसे तो कमा लेंगे, उसका नाम से जुड़ के। जैसे होता है ना कि हम किसी टॉप कंपनी में जॉब पे लग तो ये जाए। किसकी जिम्मेदारी है कि नाम उसका इतना ना चढ़े, मीडिया की या सरकार की? दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार अगर ये कहेगी, एक चिराग, मिनट, दहशत कौन बना रहा है? ये देखो, आपको इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा, यूपी चले जाओ। यूपी में अतीक के ग्रुप के जितने लोग थे अब सब गायब हो गए, बबलू श्रीवास्तव के सब लोग गायब हो गए। क्यों? जितने भी, पुलिस ने बोला कि जो नाम लेगा उसको सीधा अंदर, और फिर उसके पैर में गोली लगती नहीं, है। दहशत कौन फैला रहा है? मीडिया फैला रही है दहशत, या सरकार ने खुद ही, जब सरकार की सरकार चार्जशीट छूट- कह रही है, सरकार- सरकार की चार्जशीट कह रही है ये Indirectly- आतंकवादी है, तो मीडिया तो बोलेगा ही ना फिर आतंकवादी है। हाँ, लेकिन इनके ग्रुप के लोगों को इतनी छूट कैसे मिल रही है, ये भी देखना पड़ेगा ना, कि इतना इजी एक्सेस। अरे आपका इंटेलिजेंस फेलियर है ना ये। आप इंटेलिजेंस पे इतना पैसा खर्चा करते हो, और कोई क्रिमिनल किसी का भी बैठ के कहीं भी प्लानिंग कर लेता है, जिसको मुंबई पुलिस थोड़े दिन पहले पकड़ती है, वो बैठ के वापस से तसल्ली से प्लानिंग करता है और मरवा देता है इतने बड़े नेता को। हम जैसे लोग क्या है उसके लिए? कुछ नहीं है। तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। आप, मैं एक बात आपको लिख के देता हूँ, जिस दिन सरकार चाहे, जिस दिन पुलिस चाहे, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, एक दिन में पूरा नेटवर्क खत्म कर सकती है। एक दिन में पूरा नेटवर्क खत्म कर सकती है। आप किसी भी स्पेशल सेल के ऑफिसर्स, किसी भी ऑफिसर से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, वो बोलेंगे ये तो हमारे लिए कोई नॉर्मल बात है। एक दिन में नेटवर्क, मुझे याद है क्योंकि मुझे आप लगता है- अतीक अहमद का 2 दिन में नेटवर्क खत्म कर दिया था इन्होंने। मुझे ये लगता है कि अगर किसी बदमाश का इतना महिमा मंडन होगा, तो उसके नाम, उसका तो खौफ बढ़ता रहेगा। वो तो हंस रहा होगा कि देखो मेरा तो खौफ बढ़ रहा है, कुछ ये तो लोग मेरा खौफ बढ़ता जा रहा कुछ लोग हैं ना, आपको पता, अब मैं लोगों को लोग हमारे कमेंट्स के नीचे लिखते हैं, मैं जो एनआईए की एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि खालिस्तानी विरोधी है लॉरेंस बिश्नोई, जो देश के विरोधी है, उसमें तो लखबीर सिंह लांडा, इन 2-4 लोगों का नाम लिखा है, जिसमें लिखा है कि सबूत कहाँ है? इतने सारे कनेक्शन दिखा दिया इन्होंने। क्या ये दिखा दिया कि एक मिलिटेंट, एक लॉरेंस बिश्नोई सारे गैंग से जुड़ गया, उसके बाद वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, और वो ड्रग के उसमें शामिल है। सबूत कहाँ है? 4 केसेस में कन्विक्शन है आज तक, सबूत कहाँ है? महिमा ये मंडन, अगर आप इतना ग्लोरिफिकेशन किसी क्रिमिनल का कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा। और महिमा मंडन क्या कुछ लोग हैं, मैंने किसी का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, जो उस महिमा मंडन कर रहा है कि जेल में रहता है, फास्टिंग रखता है, जेल में रहता है, ये करता है, पूजा पाठ करता है, वो हमारे देश विरोधी लोगों को मार रहा है। अरे तुम महिमा मंडन करने बैठे हो किसी क्रिमिनल का, जो फिर पुलिसिंग बंद कर देते हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई तो है यूट्यूब पे। महिमा मंडन, हम किसी भी क्रिमिनल की महिमा मंडन नहीं होने चाहिए। अगर लोग तो हमें भी कह रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत कर ही देते हैं। अब तो न्यूज़ आ रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा। हमारी तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो न्यूज़ आ रहा है, उसको हाँ, खुद इतना ही बड़ा कह रहे क्राइम हैं। आएगा। और आप देखिए, एनआईए ने ये लिखना जरूरी था कि वो डी कंपनी से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब एनआईए खुद मान रही है वो दाऊद इब्राहिम से बड़ा है, या एनआईए चाहती है कि उसको इतना बड़ा दिखाया जाए? क्यों चाहती है? एनआईए तो क्यों ये भी चाहती है? सबूत दीजिए। एनआईए तो ये भी सबूत दीजिए। एनआईए तो ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तानी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। एनआईए तो ये भी बोल रही है कि दुबई दाऊद से भी जुड़ा हुआ है। एनआईए तो सभी बोल रही है। एक केस को प्रूव करना पड़ेगा, एक बात को प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये आप बात बड़ी अरे नहीं चिराग जी, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो बात करती है ना, एक बात को प्रूव करना पड़ेगा, एक केस को प्रूव करना चिराग जी, एजेंसीज वगैरह ये सब तो बात का चीज़ें हैं, ये सब तो बात की चीज़ें हैं जो आप
नेटवर्क जो तोड़ेगा, नेटवर्क कौन तोड़ेगा? नेटवर्क तोड़ेगी सरकार और पुलिस। उसके लिए सेम चीज़ है जो पुलिस को फ्री हैंड जैसा यूपी में मिलता है नेटवर्किंग तोड़ने में। अरे पुलिस के हाथ में 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट पुलिस पता लगाती है, केस रिकॉर्ड करती है। ठीक है, कानूनन होना चाहिए, बिल्कुल सजा मिले। सजा मिले। किस तरह की होनी चाहिए? क्या सज़ा मिले? जेल में बैठ के वीडियो कॉल कर ले रहा है। नहीं, सजा क्या होनी चाहिए? क्या हो गया? सजा मैक्सिमम, अगर कोई आतंकवादी है तो उसकी मैक्सिमम सजा क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम सजा क्या? जो अगर एक आतंकवादी है जिसने आतंक फैला रखा है, जिसने डिपेंड है, उसके वजह से लोग मरे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत क्या सजा सारी, होनी उसके लिए उम्र कैद है, फांसी की भी सजा है, सब कुछ है। अगर कोई क्रिमिनल ने बहुत सारी मर्डर कर दिए, सीनियस क्राइम है, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, तो फांसी भी मिलती है। बिल्कुल सब कुछ मिलती है, लेकिन बात है कि उसको कसाब को नहीं मिली फांसी। बिल्कुल सबको मिली है। और लेकिन डिपेंड है चिराग जी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा किस तरह का डिग्री ऑफ मैटर क्या है, डिग्री ऑफ केस क्या है, ऑफेंस क्या है वो। लेकिन आप जेल भी तो स्ट्रिक्ट करो। जेल में इजीली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हर कोई, जेल में कॉल अंदर से जेल में बैठ के माइंड हो रहा है, जेल में बैठ के हो रहा है। जो आप पता है सवाल पता है हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। बाबा राम रहीम की जेल में जो जेलर था उसको टिकट दे देते हैं बाहर, वो इलेक्शन लड़ता है। ऐसा बाहर ऐसा लोगों में मैसेज चला गया, पुलिस महकमे में ऐसा मैसेज चला गया कि बाबा राम रहीम को क्या इसने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दिया। इसने ये हम बात नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं कि बाबा राम रहीम को क्या इसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जो बाबा राम रहीम ने इसे जेलर को टिकट दिलवा दिया। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो लोगों के अंदर विश्वास कैसे आएगा? स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की, बिल्कुल उसके बेस पर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी। बिल्कुल सही बात है, यही फैक्ट। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें इसको मिलिटेंट बता दिया। हाँ, आपने रिंदा पाकिस्तान से और तमाम जगहों से आपने कनेक्शन जोड़ दिया। हाँ। सवाल ये उठता है, प्रूव कीजिए। अदालत में आपको प्रूव करना पड़ेगा एक एक चीज को। हाँ, वो तो इसीलिए तो इतने सारे केसेस है, वो प्रूव करेगी। लेकिन उन्होंने एक उसका चेन बता दिया, एनआईए ने एक चेन बता दिया कि इस तरह से इस पैटर्न में ये लोग काम कर रहे हैं। तो वो पैटर्न बताया। हम जो भी पैटर्न की बात कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला में क्या हुआ था, 5 स्टेट से लोग आए थे। इसमें भी अब 4 स्टेट इन्वॉल्व हो गया, हरियाणा, राजस्थान। भाई तो अगर अपराधी इतना सीरियस अपराधी है तो आप इसको सजा सीरियस वाली दे दीजिए ना। सीरियस तो दे सकते हैं। अरे चिराग जी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। एनकाउंटर हर चीज का इलाज नहीं है, सजा तो दे सकते हैं। एनकाउंटर तो कोई बोल भी नहीं रहा। हाँ। लेकिन आप लेकिन कई लोग बोलते हैं चिराग जी, आप एक चीज़ तो समझना पड़ेगा आपको कि इसमें सिर्फ लॉरेंस की गलती नहीं है। लॉरेंस के नाम पे कोई भी उठ के अगर क्राइम करे तो उसके नाम में दहशत होनी चाहिए कि तू भाई क्राइम नहीं कर सकता किसी का नाम यूज़ करके। पता चला लॉरेंस जेल में कुछ कर ही नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा है, उसके नाम पे यहाँ लोग कुछ ना कुछ कांड कर दे रहे, उसके नाम पे बाहर लोग पैसे कमा रहे हैं धमकी देके। कोई भी लॉरेंस की डीपी लगा लेता है और मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, इतने इतने पैसे देते। भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है, क्या पता उसके पास अभी मोबाइल है कि नहीं, वो कुछ काम कर पा रहा है कि नहीं, कुछ भी है। लेकिन ये किसी एक आदमी का नाम, उस आदमी का दहशत फलता फूल रहा है। एक अपराधी अगर इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहा है तो ये तो बहुत सीधा सीधा और बहुत साफ साफ इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा अपराधी जो है वो फल फूल रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहा ही जाता है, ये ग्रुप तो फल फूल रहा है। देखिए उसका भाई भी जो अनमोल बिश्नोई, वो भी बाहर बैठा है, गोल्डी बरार जो है वो भी बाहर बैठा है। सब बहुत सारे लोग जो हैं जो इनका किंग पिंग है। फिर जिसने गोदारा की इनकी रोहित गोदारा है, वो भी बाहर बैठा है खुलेआम। रोहित गोदारा ने मार दिया गोगामणि को। लेकिन यार देखो, सब मिल गए। अच्छा आप सुनो, आपको सुनना पड़ेगा एक चीज़। गोगामणि की हत्या हुई, उसका जिम्मेदारी किसने लिया? रोहित गोदारा। सब लोग क्या बोला? लॉरेंस ने लिया। भाई रोहित गोदारा की दुश्मनी थी गोगामणि से। रोहित गोदारा जिसको धमकी देता था मुझे पैसे चाहिए, तो ये बीच में आ जाता था। कौन? गोगामणि। लेकिन इसमें नाम किसका आ गया? लॉरेंस का। अरे भाई, इसने थोड़ी ना लॉरेंस से परमिशन ली थी रोहित गोदारा ने क्या कि मैं गोगामणि को मार दूं। तो वहाँ भी लॉरेंस चाह रहे, हर केस में लॉरेंस का रोल नहीं, हर केस में नहीं। लेकिन लॉरेंस के नाम से एक बार नाम कमा लिया किसी गैंगस्टर ने, किसी आरोपी ने, कि मैं लॉरेंस से जुड़ा हूँ। तो पुलिस वाले फ़ोन करके पता है क्या कहते हैं कि भाई साहब हमने लॉरेंस का आदमी पकड़ा है। उनको पता है कि ये खबर अच्छी तरीके से चलेगी और वो अपने आप को इस केस से जोड़कर एक प्राइड समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी पता है कि खबर अच्छी चलेगी और लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। सब चीज़ सही है। और ऐसे ही क्रिमिनल्स हैं। हाँ, और क्रिमिनल्स भी यही सोच रहे हैं कि लॉरेंस के साथ बस एक बार नाम जुड़ जाए फिर मैं अपना दुकान चला लूँगा। और यही 90% क्रिमिनल्स कर रहे हैं। एक बार नाम जुड़ गया फिर वो अपनी दुकानदारी आराम से चला रहे हैं। बिल्कुल चिराग जी। तो मीडिया भी तो कम जिम्मेदार नहीं है ना, लगातार हम तो चाह रहे हैं पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले। 10 दिन क्या सालों से बोलते आ रहे हैं कि इनको अगर नेक्सस तोड़ना है तो इनके प्राइम जो लोग बैठे बाहर उनको पकड़ के लाए। आप जब छोटा राजन लाएंगे फिर जेल में आप छोटा राजन को पकड़ के ला सकते हो। आज छोटा राजन के गैंग का कहीं नाम सुनते हो कहीं एक्टिव है? बबलू श्रीवास्तव का कहीं नाम सुनते हो? उसके जेल में है। क्यों नहीं? नसें काट दी, जड़ें काट दी इनकी। बाहर जड़ ही नहीं थे तो इनका काम कहाँ से होगा?
अब कोई किडनैपिंग होती है जैसा बबलू श्रीवास्तव करता था? नहीं होती ना। तो उसी तरह जड़ें आपको कि नाम लेने से डरे भाई, अगर गलती से नाम निकल गया कि मैं अतिक गैंग से जुड़ा हूँ तो पुलिस तो मेरा घर भी तोड़ेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे जेल में भी जाना पड़ेगा और मेरे सबको पकड़ के ही अंदर कर देंगे। तो ये दिमाग में दहशत होना चाहिए कि इस क्रिमिनल का नाम लूँगा तो मेरी तो वाट लग जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दहशत दूसरे क्रिमिनल की हो रही है। हाँ, तो ये तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो महिमा मंडन चल रहा है, और महिमा मंडन तभी चलता है जब तक आपके पीछे कोई बैकअप में हो। और अब कौन है इनके बैकअप में? ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बताएं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बताएं ना। एनआईए जब अपनी चार्जशीट खुद ही दाऊद से कंपेयर कर रही है, आप- तो मीडिया तो चलाएगा ही। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एनआईए जब बोलती है कि इनके पीछे बहुत बड़े लोग शामिल हैं, वो भी बताइए ना कौन है इनके भाई। इतना बड़ा नेक्सस क्रिएट किसने किया? खुद के दम पे कर लिया या इसमें कोई शामिल था, कोई इन लोग की बैकबोन बना? ये भी बताना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। कोई आदमी ऐसा सोए से उठते इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बन जाए भाई। कितनों का हत्या की है लॉरेंस ने? कितने की हत्या की? एक भी हत्या का कैसे खुद जाके किसी को गोली मारा है? नहीं ना। जेल में बैठे बैठे कोई आदमी को आप इतना बड़ा बना दिए, तो ये आपका फेलियर है। ये लॉरेंस या ये सोसाइटी का फेलियर नहीं है, ये सरकार का, वहाँ की जेल प्रशासन का और गवर्नमेंट, इन सब का फेलियर है कि एक आदमी जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा आदमी बन गया जिसका हर केस में उसका नाम आ जा रहा है। कैसे आ रहा है? मतलब आपने इतनी खुली छूट दे रखी है कि कोई अपना नेक्सस चला रहा है जेल में बैठे बैठे। तो उन सब के लिए सवाल है। खैर, हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो गैंग है वो फल फूल रहा है। एनआईए की चार्जशीट क्या क्या कहती है? एनआईए की चार्जशीट तो कहती है कि जी 84 मामले हैं, 4 में सज़ा मिली है, 80 मामले अभी चल रहे हैं। और एनआईए की चार्जशीट तो ये कहती है कि ये अब ये गैंगस्टर नहीं है, तो मिलिटेंट हो गया, आतंकवादी हो गया। लेकिन सबूत क्या वाकई हैं? अगर हैं तो सज़ा क्यों नहीं मिलती? और अगर सज़ा, तो 2 तरीके की होती है सज़ा, या तो होती है उम्र कैद या दूसरी होती है फांसी। तो अगर आतंकवादी है तो कई आतंकवादी को तो फांसी भी मिली है, हमने देखा, कसाब को भी मिली है। तो अगर सबूत है तो वो अदालत में पेश होनी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सज़ा कोई भी हो, ये अदालत का डिस्क्रिप्शन है। हमने तो आपको बताया कि सज़ा कौन कौन सी होती है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइए।